Hello students, welcome to my YouTube channel Success Client. Let me introduce myself first. My name is Priya and I am your biology educator. तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ये बेसिकली आपकी क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। हाँ, so in this video today you will learn about what is biomolecules and what is biomolecules and एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। आप इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनकी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं? जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लिविंग टिश्यूज या सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जनरली उन्हें ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लिविंग टिश्यू या सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम बच्चों बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लिविंग टिश्यू मतलब जैसे कि प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? लाइक प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है। और जैसे कि हमारी शुगर्स हो गई, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक जैसे कि वाटर हो गए, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, गैसेस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी लिविंग सेल्स में, टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। हम अपनी डेफिनेशन को देखते हैं। यही बातें हमने लिखी, ऑल आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आर लिविंग टिश्यूज, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ सेल आर पॉलीमोलिक्यूल। जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं सेल के अंदर, उन्हें ही हम बायोमोलिक्यूल कह रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही जनरली हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, उसमें एनसीईआरटी कहती है कि जितने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है केवल उन्हें ही हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं कहेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट है, उन्हें ही हम केवल बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, इनऑर्गेनिक को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ लिविंग टिश्यू या सेल। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू या सेल में, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टूडेंट्स होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बन के बने होते हैं, जिसमें जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन या तो कार्बन से बॉन्डेड होता है, कार्बन या तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, या कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव को भी हम बायोमोलिक्यूल्स सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है? कार्बन, इसमें कार्बन से बॉन्डेड होता है, या कार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, या तो कार्बन हाइड्रोजन का जैसे एक डेरिवेटिव, जैसे मीथेन मान लो, ये है मीथेन। अब मीथेन का डेरिवेटिव है CH3Cl, ठीक है। अब ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे भी हम बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग टिश्यू या सेल्स में, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं? जो कार्बन कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड होता है, या कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन का जो डेरिवेटिव होता है उसे भी हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं वही भी हमारा पॉलीमोलिक्यूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, एनालिसिस वाले, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके ओके, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। हम एनालाइज करके क्या पता करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का हम एनालिसिस करेंगे। जब हम किसी भी लिविंग सेल्स या टिश्यूज में हम बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस करते हैं तो क्या हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से विच बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल्स या टिश्यूज, मतलब कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट है। एनालिसिस करेंगे हम बायोमोलिक्यूल का सेल या टिश्यूज में, ठीक है। उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट हैं और क्या हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, कैन वी सेपरेट दिस मॉलिक्यूल्स। चलो देखते हैं, ठीक है, हम क्या क्या फाउंड आउट करेंगे। ओके, एक मिनट, क्या क्या, विच बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल्स या टिश्यूज, ठीक है। विच बायोमोलिक्यूल्स एंड कैन वी सेपरेट these बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये दो चीजें हम जानेंगे। तो हम इसके लिए एनालिसिस करेंगे जो बायोमोलिक्यूल्स की, बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता करने के लिए करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता करने के लिए करेंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में हम चाहे या तो फ्रेश लीफ ले सकते हैं या फ्रेश स्टेम ले सकते हैं या फ्रेश गोट लीवर पीस ले सकते हैं। इसमें हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल्स में, ठीक है। और हम क्या लेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे। और हम थर्ड जो चीज़ें लेंगे वो होगी पेस्टल एंड मोर्टार। पेस्टल एंड मोर्टार एक जानते होंगे आप, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसमें ऐसे खलबट्टे जैसा होता है, जिसमें हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं अदरक वगैरह क्रश करने के लिए जब चाय बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम बोलते हैं पेस्टल एंड मोर्टार, आप सभी जानते होंगे। तो हम इन 3 चीज़ों को लेंगे, फ्रेश लीफ, स्टेम या गोट लीवर पीस, इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। और सेकेंड हम लेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड थर्ड लेंगे पेस्टल एंड मोर्टार। अब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम हम लिख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेंगे मोर्टार, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मोर्टार लेंगे। मोर्टार के साथ ये होता है इसका पेस्टल। अब इस मोर्टार पेस्टल में हम ऐड करेंगे, 1 सेकेंड, हम ऐड करेंगे ये गोट लीवर पीस, ठीक है। गोट लीवर पीस हमने ऐड किया। अब इसी में हम ऐड करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने इसमें डाल दिया और अच्छे से क्या करेंगे, इस पेस्टल से इसको क्रश कर लेंगे। इन गोट लीवर जो सेल्स हैं, इसमें गोट लीवर पीस में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसको अच्छे से, खूब अच्छे से उसके ग्राइंडिंग करेंगे, फिर स्लरी बनाएंगे, स्लरी फॉर्म करेंगे। एक मिनट हम उसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, ये है मोर्टार हमने लिया है, ये हमने लिया है, ये हमने लिया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और ये है गोट लीवर पीस, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने इसमें ली है और ये हमारा रह गया पेस्टल। अब इनसे हम क्या करेंगे, इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। 1 सेकेंड, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, इसकी ग्राइंडिंग करके इसकी क्या फॉर्म कर लेंगे, स्लरी फॉर्म कर लेंगे, स्लरी फॉर्म कर लेंगे अच्छे से। सेल्स को ग्राइंड करके इसकी स्लरी ये हमने फॉर्म कर ली। ये क्या है इसकी, ये है स्लरी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप होगा हम इसे फनल से पास करेंगे। 1 सेकेंड,
ऐसा ये फनेल हो गया हमारे पास, ये फनेल है, ठीक है। फनेल के नीचे हम एक बीकर लगा देंगे और इस फनल में हम एक फनल में हम ऊपर से एक ऐसे छोटा सा ऐसे चीज क्लॉथ लगा देंगे, ऐसे कपड़ा मखमल का ऐसे कपड़ा लगा देंगे, ठीक है। जिसमें चीज क्लॉथ में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो स्लरी हमने फॉर्म की थी, अब इस स्लरी को हम इस फनल से पास करेंगे। जब हम इस स्लरी को इस फनल से पास करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ जो मटेरियल है वो ऊपर रह जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। कुछ जो मटेरियल है वो ऊपर रह जाएगा और कुछ मटेरियल इस बीकर में ऐसे फनल से ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, ऐसे गिर गिर करके ऐसे ये कलेक्ट हो गया, ठीक है। हम उसकी लेबलिंग कर लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो ये जो हमारा है, 1 सेकेंड इसके लिए ब्रश मूव कर लिया। हाँ, ये हमारा फनल और ये है बीकर, और ये जो मटेरियल ऊपर रह गया, स्लरी को हमने फिल्टर किया, जो मटेरियल ऊपर रह गया, बचा रह गया, जो रह गया उसे हम बोलेंगे क्या, रिटेंटेट। और जो मटेरियल फिल्टर हो गया उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। रिटेंटेट को हम और भी एक नाम से जानते हैं, एसिड, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, ठीक है। और फिल्ट्रेट को हम एक और नाम से जानते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, ठीक है। फिल्ट्रेट को हम कह रहे हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, और रिटेंटेट को हम कह रहे हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, जो कि एसिड में सॉल्युबल हो गया, ठीक है, तो हम उसे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। जो एसिड में नहीं सॉल्युबल हो पाया तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले मोर्टार लिया, फिर उसमें हमने गोट लीवर पीस डाला, फिर हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, फिर हमने क्या किया, पेस्टल से अच्छे से उसे ग्राइंडिंग कर ली, अच्छे से सेल्स मतलब उसमें ग्राइंड हो जाए, फूट जाए, सारा मटेरियल सेल्स का बाहर आ जाए, ठीक है। तो एक स्लरी फॉर्म हो जाएगी, स्लरी मतलब एक चटनी सी बन जाएगी, उसकी स्लरी फॉर्म हो जाएगी। देन उस स्लरी को हम एक फनल से, फनल जिसमें कि चीज क्लॉथ लगा होगा और नीचे बीकर होगा, उससे पास करेंगे। जब उसको हम पास करेंगे तो हम देखेंगे कि ऊपर कुछ मटेरियल रह जाएगा, उसे हम बोलेंगे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, ठीक है। और जो मटेरियल फिल्टर हो जाएगा उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, ठीक है। अब हम इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं कि क्या चीज़ें रिटेंटेट में प्रेजेंट है और क्या फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको पढ़नी है। उस टेक्निक से क्या करते हैं, हम पता कर लेते हैं कि रिटेंटेट में क्या प्रेजेंट है एंड फिल्ट्रेट में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और क्या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट में क्या क्या होगा हमारे पास, ठीक है। फिल्ट्रेट बेसिकली 1 सेकेंड, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट हम इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेसिकली, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि फिल्टर हो गए, आसानी से पोर से फिल्टर हो गए, तो ये क्या हो गए, छोटे मॉलिक्यूल्स है तभी तो फिल्टर हो पाए हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, इन्हें हम बोलेंगे बायो, सॉरी, बायो, एक मिनट, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। और इनका जो साइज होता है, इनका जो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बेसिकली 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक होता है। फिल्ट्रेट में क्या क्या मतलब उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक हो सकता है, होता है, ठीक है। रिटेंटेट को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, रिटेंटेट को हम क्या बोलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स,
क्योंकि ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और फिल्ट्रेट को बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब फिल्ट्रेट में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होगा, देख लेते हैं। फिल्ट्रेट में हमारे पास होंगी सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज आ गई। और क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, अमाइनो एसिड्स एंड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीन चीज़ें बेसिकली हम फिल्ट्रेट में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटेंटेट की। हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, और हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, और न्यूक्लिक एसिड जिन्हें हम कह रहे हैं डीएनए या आरएनए। ठीक है, और हमें एक और चीज़ें देखने को मिलेगी, दैट इज लिपिड। लेकिन जो लिपिड यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। जो ये लिपिड मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा ये एक्सेप्शन है। ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेसिकली 800 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी ये रिटेंटेट में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा और रिटेंटेट में क्या मिलेगा। ठीक है, फिल्ट्रेट में सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। रिटेंटेट में कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीसेकेराइड लाइक पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, और लिपिड जो कि एक एक्सेप्शन है। वो क्यों मिलेगा, इसके आगे का रीज़न हम आपको बताते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि लिपिड्स रिटेंटेट में क्यों मिलेगा। इसके लिए हम कलर चूज कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेस देन 800 डाल्टन। लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। फिर भी क्यों लिपिड्स रिटेंटेट में हमें दिखाई देते हैं क्यों है। ठीक है, इसका रीज़न जान लेते हैं कि जब हम लिविंग टिश्यू या सेल्स को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी सेल्स हैं, ये लिविंग टिश्यू या सेल्स हैं, हमने क्या किया, इसको ग्राइंड किया। ग्राइंडिंग जब हम करते हैं इसकी, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूट जाती है। आप किसी भी सेल्स को इतना ग्राइंड नहीं कर सकते कि आप उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली उसकी स्लरी बना दें, उसको ब्रेक करके उसका सारा मटेरियल निकाल लें। तो जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एक मिनट, स्मॉल ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लिविंग टिश्यू थी, हमने उसको ग्राइंड किया। जब हमने ग्राइंड करते हैं जब हम, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। इसके बाद क्या होता है, 1 सेकेंड, इसके बाद क्या होता है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि अपने आप को सर्कुलराइज कर लेती है, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, वेसिकल्स के रूप में आ जाती है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, टेंडेंसी टू सर्कुलराइज। इसकी टेंडेंसी होती है सर्कुलराइज करने की। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या करती है, बेसिकली ऐसे छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स के रूप में आ जाती है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म वेसिकल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है
और इसकी वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है, इसकी वजह से इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसका साइज ज़्यादा हो जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक लिपिड के मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होते, उसमें कई सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है। इसी वजह से ये जो है रिटेंटेट में मिलती है, ये फिल्टर नहीं हो पाती है फिल्ट्रेट में। इसका साइज बड़ा होता है तो ये रिटेंटेट में ऊपर ही रह जाती है, इसी वजह से ये फिल्ट्रेट में नहीं जा पाती है, क्योंकि चीज क्लॉथ का जो कोड होता है वो बहुत छोटा होता है, देन ये इजिली उससे पास नहीं हो सकती। ठीक है, यही इसका रीजन था कि जो लिपिड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी वो क्यों रिटेंटेट में पाए जाते हैं, इसका रीजन यही है। इसकी टेंडेंसी होती है सर्कुलराइज करने की, और ये वेसिकल्स का फॉर्म ले लेती है, तो इसीलिए ये नहीं पास कर पाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐश एनालिसिस की। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग टिश्यू या सेल। ऐश एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए हम जो है ऐश एनालिसिस करते हैं। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक लीफ लेते हैं, ऐसे लीफ लेंगे, ऐसे हमने लीफ ले ली। अब इस लीफ को हम क्या करेंगे, एक सनलाइट में रख देंगे, तो हम सनलाइट में ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। तो क्या होगा, इसका जितना भी एक्स्ट्रा, जिसमें जितना भी वाटर कंटेंट होगा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और लीफ क्या हो जाएगी, हमें ड्राई मिलेगी। 1 सेकेंड, हमें क्या मिलेगी, ड्राई लीफ मिल जाएगी। अब हम इस ड्राई लीफ को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। जब हम इस लीफ को बर्न करेंगे तो इसमें जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन से, और CO2 फॉर्म कर लेंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सेल react with oxygen and form CO2 that goes into the atmosphere। ठीक है, क्या होगी, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे सेल में रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन से और फॉर्म कर जाएंगे CO2, जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब जो लीफ को हम बर्न कर देंगे, तो बर्न जब हम करेंगे लीफ को तो हमें क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी। ऐश मतलब राख। अब हम उस राख से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। राख की एनालिसिस हम कैसे करेंगे, थ्रू क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करेंगे टू एनालाइज ऑल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द टिश्यू, लिविंग टिश्यू या सेल्स। ठीक है, अब इस टेक्निक में भी हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। समझ में आ गया आपको ऐश एनालिसिस कैसे करेंगे। ऐश एनालिसिस पहले हम क्या लेंगे, लीफ लेंगे, लीफ को हम सन ड्राई करेंगे, जिससे कि जिसमें वाटर कंटेंट जो भी होगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। फिर हम लीफ को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, मतलब हमें ड्राई लीफ मिल जाएगी। फिर हम उसको बर्न करेंगे। जब हम उसे बर्न करेंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे और उस CO2 फॉर्म कर लेंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। देन जो बर्न लीफ होगी उससे हमें क्या मिलेगी, राख मिलेगी, ऐश मिलेगा। फिर हम उस ऐश की एनालिसिस करेंगे थ्रू क्रोमेटोग्राफी का यूज करके। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं हमारे लिविंग टिश्यू या सेल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं NCERT का कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, इसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर, इसमें बताया गया कि वाटर जो होता है हमारे सेल्स में 70 to 90% होता है। 1 मिनट, हाँ, जो वाटर होता है वो 70 to 90% प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटीन्स होती है वो 10 to 15% हमारी सेल्स में एवरेज पाई जाती है। जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो 5 to 7% होगा, कार्बोहाइड्रेट्स 3% होगा, लिपिड्स 2% के आसपास, और आयंस जो होंगे 1% के आसपास प्रेजेंट होंगे।
अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने हैं और हमारे परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में कितनी है, ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंटेज 46.6 है अर्थ क्रस्ट में, और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी ह्यूमन बॉडी में 65% है। और सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 27.7% होता है। सिलिकॉन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होगा जो कि 18.5% प्रेजेंट होता है। कैल्शियम 3.6% अर्थ क्रस्ट में होता है, और जबकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में 3.3% के आसपास प्रेजेंट होता है। इस डेटा को आप एक बार देख लेना, तो आप इस डेटा को देख लेना। अब नेक्स्ट हम आज हमारा जो है लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन की, जो जो हमने पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वन सेकेंड, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने क्या देखा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें ही हम, जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी लिविंग सेल्स या टिश्यूज में प्रेजेंट है, उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट बात क्या की थी, उसकी एनालिसिस की थी। एनालिसिस में हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया था, मोर्टार लिया था, उसमें हमने गोट लीवर पीस डाला, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, फिर हमने पेस्टल से अच्छे से उसे ग्राइंडिंग की, उसकी स्लरी बनाई, स्लरी को हमने क्या किया, फिल्टर किया फनल से। फनल था, फनल के नीचे हमने बीकर रखा हुआ था, फनल में हमने चीज क्लॉथ लगाया, उस स्लरी को उससे पास किया, देन जो ऊपर मटेरियल रह गया था उसे हम बोल रहे थे रिटेंटेट, जो रह गया और जो फिल्टर हो गया उसे हम बोल रहे थे फिल्ट्रेट। रिटेंटेट को हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल कहते हैं, और रिटेंटेट को और फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि रिटेंटेट में क्या चीजें प्रेजेंट है और फिल्ट्रेट में क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। जो फिल्ट्रेट था हमारा, उसमें क्या होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के बीच में होता है। उसमें बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज हो गई, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें हो गई थी प्रेजेंट थी, ठीक है। और जो हमारा रिटेंटेट था उसे हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका मॉलिक्यूल जनरली 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, कॉम्प्लेक्स शुगर लाइक पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट थी, प्रोटीन्स थी, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, और लिपिड्स थे। लिपिड उसका एक्सेप्शन है, लिपिड्स मैंने आपको बताया था क्यों प्रेजेंट होता है रिटेंटेट में, जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, क्योंकि जो लिपिड्स जब हम सेल्स को ग्राइंड करते हैं तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक हो जाती हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, कंप्लीटली हम सेल्स को, मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं हो पाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसकी टेंडेंसी होती है सर्कुलराइज करने की, अपना सर्कुलराइज करके एक वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो उस वेसिकल्स में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स नहीं बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है, और वो रिटेंटेट में इसीलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और वो फिल्टर नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर हमने किया एस एनालिसिस में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रेजेंट पता करते हैं कि लिविंग सेल्स टिश्यूज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ठीक है। एश एनालिसिस में हमने क्या किया था, लीफ लिया, लीफ लेकर के उसको हमने सन ड्राई किया, जिससे कि उसमें जितना भी वाटर कंटेंट था वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसके बाद ड्राई लीफ हमें मिलती है, ड्राई लीफ को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न जब हम करते हैं तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उस लीफ में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब हम बर्न करते हैं फिर उसके बाद हमें मिलता है ऐश, मतलब राख मिलती है। अब हम उस राख का एनालिसिस करते हैं, राख का एनालिसिस करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप आगे हायर लेवल्स में है, बस आप इतना जानिए कि क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसका एनालिसिस किया जाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और
थैंक यू।